अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद हैं। उमैर, कैसे हैं आप? हमारे नाज़रीन जो है आई एम श्योर वो भी बहुत अच्छे होंगे। आगाज़ में सबसे पहले बहुत दिन हो गए हमने कोरोना की बात नहीं की है, तो कोरोना की जो डेली अपडेट्स आती हैं वो अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि 24 घंटे के दौरान 2118 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कमी नहीं आ रही है बिल्कुल भी। मैर 52 अमवात हो चुकी हैं और 33,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहरहाल अमेरिका में आपने देखा कि 3,499 अमवात हुई हैं एक दिन के अंदर। तो वैक्सीन जो अच्छी खबर है इस हवाले से कि वैक्सीन कई ममालिक ने शुरू कर दी है। चाइना में भी जो उनका फेस्टिवल मनाया जाएगा उससे पहले वो वैक्सीन लगाई जाएगी। तो हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना, एहतियात करते रहना है। वैक्सीन जितनी जल्दी कोशिश कर रही है ना तमाम मुल्क के वहाँ पर पहुँचे और लोगों को लगाई जाए वैक्सीन। मुझे लगता है कि ये कोरोना वायरस है ना वो भी इतनी तेज़ी के साथ ना रेस लगा के बैठा हुआ है कि पहले वैक्सीन जल्दी पहुँचेगी या फिर कोरोना नई किस्म आई है वो और ज़्यादा उसका स्प्रेड जो है वो उससे तेज़ 60% ज़्यादा तेज़ी से वो फैलता है। तो बहरहाल ये कोरोना के हवाले से तो वही बातें हैं पुरानी कि हमें एहतियात ही करनी है। फिलहाल उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज के टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे और जो दिन के आगाज़ वो अच्छा नहीं रहा इस हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान को आज सुबह उठते ही हमें देखा एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये था कि चले हम किसी तरीके से इस मैच को 5वें दिन तक ले जाते, लेकिन हमने चौथे ही दिन हिम्मत हार दी। चौथा दिन भी अभी आधा नहीं हुआ तो हम वो मैच हार गए। इस मैच के ऊपर हम तबसरा शामिल करेंगे और मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ उस पर डिटेल से बात करेंगे। जो कोयटा में धरना जारी है, कराची में भी हज़ारा बरादरी ने धरना दे दिया है। चौथा रोज है आज कोयटा का, जो मुज़ाकरात शदीद सर्दी है फिर से नाकाम रहे, उस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो यकसा हमारा निसाब है, तालीमी निसाब है, उस पर भी हम आज की शो में डिटेल से बात करें। तो ऐसा आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। T20 के बाद अब टेस्ट सीरीज़ जो है वो भी पाकिस्तान हार चुका है और क्राइस्टचर्च टेस्ट में पाकिस्तान को इबरतनाक अगर हम कहें तो उस तरह की शिकस्त हुई। कीवीज़ ने दूसरे टेस्ट मैच में एक इनिंग्स और 176 रन से पाकिस्तान को हराया, जबकि पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 186 रन पर ही ढेर हो गया। कीवी बॉलर जेमिसन की तबाह कुन बॉलिंग कह सकते हैं हम उमैर के, तबाह कर दिया उन्होंने। कोई शक नहीं है, पाकिस्तानी बैट्समैन जितने भी थे उन सबको तबाह कर दिया। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन के परखच्चे उन्होंने उड़ा दिए और दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 6 शिकार किया और टोटल 11 विकेटें जो हैं वो उन्होंने ली हैं। उमैर, क्या खाकर आते हैं ये लोग, एक कैच नहीं छोड़ते और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको सीखना चाहिए इनको। नहीं, हमें उनका नहीं, हमें अपना पता करना चाहिए कि हम क्या खा के नहीं, मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ी ना शायद ठीक हैं और ना ये वाले जो है ना खिलाड़ी ये पागल हैं, इतनी मेहनत करके आते हैं, कैचेस भी पकड़ लेते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, क्या पूछें आपसे, कुछ समझ नहीं आता है ये हुआ क्या है? देखिए, ये तो नविश्ते दीवार लोग पढ़ चुके थे उमैर और समझ रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, जिस तरह से अनप्रोफेशनल अंदाज से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने परफॉर्म किया, इस टूर पे भेजा गया टीम को और फिर उसके बाद टीम की कारकर्दगी जो है, हम यहाँ जो कमजोर टीमें चाहे जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उसको हराकर बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, खुशी के शादियाने बजाते हैं। लेकिन जब हम अपने मुल्क से बाहर निकलते हैं तो हम एक्सपोज हो जाते हैं। इंग्लैंड की सीरीज आपके सामने, अब ये सीरीज आपके सामने। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है, जिसमें मिसबाह उल हक हेड कोच है, उसका इंतखाब दुरुस्त नहीं था, क्योंकि मिसबाह उल हक ने कभी कोचिंग नहीं की। एज अ चीफ सेलेक्टर तो समझ में आता था कि पाकिस्तान क्रिकेट के कामयाब तरीन टेस्ट कप्तान है, एज अ चीफ सेलेक्टर तो वो काम कर सकते थे। लेकिन वहां पर भी तजर्बात के प्रोविंशियल एसोसिएशन जो बनाई है इन्होंने 5, उनके जो कोचेज हैं वो सिलेक्शन कमेटी में होते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें उमैर के मेरिट पे टीम का इंतखाब ना होना, बैकअप टैलेंट का ना होना। बाबर आजम चले एक फैक्टर है कि बाबर आजम जख्मी हो गए, लेकिन बाकी 10 खिलाड़ी तो टीम में खेलते हैं ना, वो क्या करते। तो बेग साहब, हम हमेशा यही बात करते हैं आपसे भी, जब हम किसी भी मैच पे तबसरा लेते हैं तो यही बातें होती हैं कि टीम मैनेजमेंट, हमारी टीम का डिसिप्लिन, अगर इन्होंने सीरियस ही नहीं लेना है इस खेल को, जिसके अंदर इतने इमोशंस पूरी टीम के जो हैं वो बसे हुए हैं, तो ख़त्म ही कर दें फिर इस खेल को। क्यों इस खेल को चला रहे हैं फिर, अगर इसको सीरियस ही नहीं लेना है तो?
ये तो आप इंतहाई मायूसी की बात कर रही है। हम भी चाहते हैं कि क्रिकेट के खेल से लोग, बहुत सारे पूरे पाकिस्तानियों के दिल जुड़े हुए, और जब टीम हारती है तो दिल टूट जाते हैं, बड़ी मायूसी होती है। मैं रात 3 बजे से उठकर मैच देख रहा हूँ। अब आप देखें ना, मुझ जैसे हजारों लाखों लोग होंगे जो सुबह सवेरे उठकर मैच देख रहे होंगे, लेकिन जब टीम हारती है दुख होता है। तो जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर लोग हैं ना क्रिकेट के, उनको सोचना चाहिए ना, वो तो सो रहे हैं। मिर्जा साहब, उन्हीं हजारों लाखों में जाहिर है हम सब भी शामिल हैं, आप भी थे, मैं भी मैच देख रहा था। अब मुझे ये बताइएगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने मिकी आर्थर को हम मिस कर रहे हैं और मिसबाह उल हक मिसफिट हैं इसके लिए, और हारिस सुहेल, शान मसूद, इनका क्या किरदार है टीम में? ये लोग ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह टेल एंडर बैटिंग करते हैं, डरे हुए हैं, कोई टेक्निक नहीं है। देखिए उमैर, हमारे यहाँ बैकअप टैलेंट नहीं है और पसंद नापसंद की बुनियाद पर इंतखाब होता है। हारिस सुहेल की आपने बात की, हारिस सुहेल ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली नहीं गुज़िश्ता 6 बरस से। गुज़िश्ता 6 बरस से उन्होंने जो 19 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उनमें 18 तो वो पाकिस्तान की जानिब से खेले। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ एक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच तो मिर्जा साहब, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फिर क्या फायदा? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में अगर लड़के रन के अनबार लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बैकअप टैलेंट नहीं है हमारे पास, तो उस्मान सलाहुद्दीन है जो कि एक टूर पे हमने देखा कि दुबई गए और बेंच पे बैठ के वापस आ गए, उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो गए। ऐसे कितने लड़के हैं जो कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में रन के अनबार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। जब मौका नहीं मिलेगा तो टैलेंट आगे आएगा कैसे? ये तो क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए ना। उमैर के मौका इमरान भट्ट था जिसने पिछले सीजन में बहुत ज्यादा रन किए थे, उसको लेकर गए। आप खिलाते ही नहीं है, आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर। हारिस सुहेल खेल रहे हैं, शान मसूद अगर फेल हो रहा है तो आप उसकी जगह किसी और को तो लेकर आए, लेकिन आपके पास बैकअप में नहीं है। आप इस तरह की टीम बनाते हैं कि जहां अपने मंजूर नजर लोगों को ही खिलाया जा सके क्योंकि उनका बैकअप ना मौजूद हो। ये क्रिकेट में बहुत गिमिक्स हैं और क्रिकेट में बहुत ज्यादा चालाकियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने पर। और इन चालाकियों को समझने की भी जरूरत है, और मुझे लगता है कि सब समझते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहता इन मामलात को सीधा करने के लिए। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। इससे पहले कि अगले टॉपिक की जानिब हम आपको बड़े, न्यूजीलैंड ने बैटिंग किस तरह से की वो आपको दिखाएंगे, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो खुद क्रिकेटर रह चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं क्रिकेट के अंदर। वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जब भी कोई इस तरह का मैच हो तो वो देखते हैं, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं एहसान मानी साहब के आने के बाद, तो कुछ अच्छा नहीं हुआ है पाकिस्तानी टीम के साथ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोयटा में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसके बाद जो जाँबाहक अफराद हैं उनके वरसा, आज चौथा रोज़ है, कोयटा में शदीद ठंड है और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं लाशों के हमरा, और वो कहते हैं कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं आएंगे उनसे बात करने के लिए, तब तक वो यहीं पर बैठे रहेंगे। बलूचिस्तान के इलाके मच में कानकनों के कत्ल की लर्जा खेज़ वारदात को अब 4 रोज़ गुजर चुके हैं और मकतूल कानकनों के वरसा मैयतों की तदफीन के लिए रियासत के सरबराह की जानिब देख रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर आएँ। मेरा सवाल ये उमैर कि हमें याद है क्राइस्ट चर्च में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, तो जिंदा आदन वहाँ पर आई थी उन तमाम वरसा से, उन लोगों से मिलने के लिए, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो क्यों नहीं जा सकते हैं इन लोगों से बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए? जाना भी चाहिए, भी इंतज़ार करें। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो पहुँच रहे हैं, मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, अब्दुल्ला ज़ाहरी और राशिद खान, उनसे भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर 4 रोज़ गुजर गए हैं, दर्जा हरारत जो है वो -2 से भी अब नीचे जाता दिखाई दे रहा है, और जो उनके अहले खाना है वो वहाँ पर बैठे हैं, उनके ऊपर पहले ही पहाड़ जो है जुल्म का वो टूट चुका है। अब मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान कहाँ पर हैं? जी, वज़ीर आला साहब जो है कोयटा में इस वक्त कोयटा में है, तो वो इन लोगों से मिलने के लिए और इनसे मुज़ाकरात करने के लिए वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहे हैं पिछले 4 रोज़ से। लियाकत साहब वो जो है दुबई में थे, कल जो है रात को कराची पहुंचे हैं और कराची से अला सुबह जो है वो कोयटा पहुंचे और इसी ये जो मुजाहिरीन है इन्हीं से मुलाकात के लिए इस मसले पर करने के लिए वापस आए हैं। तो उनका नुक्ता नज़र भी यही है, मतबा नज़र भी यही है। और इसके अलावा भी सीएम साहब जब दुबई में थे वो तमाम जो सूरत हाल है वो डायरेक्शन भी जारी कर रहे थे। जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, MPAs हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो मुसलसल राब्ते में थे और ये डायरेक्शन उन्होंने जारी की कि जो मुजाहिरीन हैं उनके साथ इंगेज रहा जाए, उनके साथ मुज़ाकरात किया जाए और जो भी उनके मुतालबात हैं हम मुसलसल सुन रहे हैं। लेकिन ये कि मुजाहिरीन जो है पहले दिन तो हमारे मिनिस्टर साहिबान वहाँ पर गए, उनसे मुलाकात की,
तो उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान से हम बात करेंगे। तो अगले ही दिन शेख रशीद साहब, कासिम सूरी साहब तशरीफ ले गए। तो आगे फिर उनका मुतालबा आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक तशरीफ नहीं लाते वो अपना मुजाहरा ख़त्म नहीं करेंगे। और फिर रात गए, आपने खुद देखा, अली जैदी साहब, जुल्फी बुखारी साहब भी तशरीफ ले गए। उन्होंने भी जो मुजाहरीन हैं, उनके नुमाइंदगान हैं, उनसे मुलाकातें की, उनसे यही गुजारिश की, यकीन दहानी कराई। हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान मौजूद थे। हर लेवल पे हम यही यकीन दहानी करा रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने इस तरह के वाकयात जो है, ये दूसरा या तीसरा वाकया, कोई और ऐसा वाकया रूदमान नहीं हुआ। और दिस इज अनफॉर्चुनेट, एक बदकिस्मत वाकया जो है पेश आया है। लेकिन अब गुजारिश ये है, इंशाल्लाह आगे से ऐसा वाकया पेश नहीं आएगा। और जो खसूसन मैयतें हैं, मैयतों का जो तकद्दुस है, उस तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए खुदारा मैयतों की जो है तदफीन की जाए। और जो आपके मुतालबात हैं, जिस सतह पे आप मुतमईन होते हैं, उसी सतह पे जाके। लियाकत साहब, उनका मुतालबा जो है वो ये भी है कि जो सूबाई हुकूमत है वो मुस्ताफ़ी हो, तो इस बारे में उनका क्या कहना है? और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर आएंगे? सूबाई हुकूमत तक कोई इत्तलात पहुँची है वज़ीर आज़म के यहाँ पर आने की, इनसे मुलाकात करने की? नहीं, ऑफिशियली अभी तक हमारे साथ। और वज़ीर आला मिलेंगे जाके इन लोगों से मुज़ाकरात के लिए? जी, वज़ीर आला साहब बिल्कुल जाएंगे। वज़ीर आला साहब यकीनन जाएंगे। लेकिन ये है कि जो मुतालबा सामने आ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर साहब का मुतालबा कर रहे हैं। सर, एक बलूचिस्तान हुकूमत के भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा है इनका, और शेख रशीद साहब ने कहा कि उनके 7 मुतालबात माननी है और बलूचिस्तान असम्बली के हवाले से हम फैसला नहीं कर सकते, वो बलूचिस्तान हुकूमत ही जानती है। तो इस पर आपकी हुकूमत की क्या टेक है? देखिए, ये इन्हीं लोगों की हुकूमत है, ये अवामी हुकूमत है। ये वो हुकूमत है जिसने 2.5 सालों में परफॉर्म करके दिखाया है, सिक्योरिटी बेहतर करके दिखाया है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करके दिखाया है। इस हुकूमत के आने से पहले इस तरह के बदकिस्मत वाकयात जो है वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रूनुमा होते थे, हमेशा इस तरह वाकयात रूनुमा होते थे। ये तो देखिए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक विजन है। उस विजन के तहत हमने 2.5 सालों में सिक्योरिटी को इतना बेहतर किया है कि इस तरह की अब सूरत हाल ही नहीं है। और इस गवर्नमेंट के आने से कबल हमारे हज़ारा बरादरी जो है वो कन्फाइंड थे अपने हज़ारा टाउन में, अलमदार रोड पे। इससे कबल अनफॉर्चुनेटली कोयटा के सड़कों पे इस तरह के वाकयात रूनुमा होते थे। अब तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। ये बदकिस्मत वाकया जो है कोयटा से, ये बदकिस्मत वाकया पेश है। और लाके शामानी साहब यही उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला भी वहाँ पर जाएँ और आपकी हुकूमत भी वहाँ पर जाए, वज़ीर आज़म का जो उनका मुतालबा है वो भी वहाँ पर पहुँचे और जो उनके मुतालबात हैं वो सुने जाएँ, ताकि उनके ऊपर जो मज़ीद जो जुल्म है वो उनको सहने पड़े। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल्ला ज़ारी से पहले जानते हैं। अब्दुल्ला, आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या दर्जा हरारत है और जो मुजाहिरीन वहाँ पर बैठे हैं, लवाहिकीन, उन्होंने वहाँ पर रात कैसे गुजारी, उसके हवाले से भी बताइएगा। चूंकि आज कोयटा में दर्जा -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और रात गए से लेकर सुबह तक दर्जा ये -7 तक भी पहुंचा है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे जो लवाहिकीन बैठे उन्होंने लकड़ियां जलाकर रात गुजारी और लकड़ियों की तपिश से ही अपने आप को सर्दी से बचाते रहे। इसके साथ साथ यहाँ पे लवाहिकीन की तादाद में इजाफा भी देखने में आ रहा है, क्योंकि जैसी सर्दी में जैसे ही इजाफा हो रहा है उसी तरह यहाँ पे लवाहिकीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में दोपहर तक ये ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और यहाँ पे धरने पर बैठे अफराद की तादाद 5000 से भी ऊपर हो जाती है। और यहाँ पे आज जो हम देखने में आ रहा है कि आज वज़ीर बलूचिस्तान जो कोयटा पहुंचे और आज उन्होंने आम नौमान से मुतल्लिक एक इजलास तलब किया। इजलास के बाद ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ मगरबी बाईपास आएंगे और यहाँ लवाहिकीन से मुज़ाकरात करेंगे। इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए। लेकिन यहाँ पे जो ज़ायरीन है मरियाबाद के साथ साथ दीगर इलाकों में जो हज़ारा बरादरी के अफराद बसते हैं वो भी एक तरफ मगरबी बाईपास की जानिब आ रहे हैं। और इस वक्त गुज़िश्ता 3 रोज़ निस्बत आज 3 गुना इजाफा में ज़ायरीन की तादाद में नजर आ रहा है। यहाँ पे धरने में बैठे अफराद की तादाद 3 गुना इजाफा हुआ है इनमें। जी ठीक है अब्दुल्ला, अब साथ ही मौजूद रहिएगा। हम कराची का रुख कर लेते हैं। कराची में भी 8 मकामात ऐसे हैं जहां पर इस वक्त धरना दिया जा रहा है। कोयटा में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके खिलाफ राशिद खान से जान लेते हैं कि क्या वो देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद है इन लोगों की यहाँ पर। राशिद, बताइएगा क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि कुछ सियासी रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे हैं।
जी शुक्रिया। मच में जो हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कारकुनों की कत्ल के खिलाफ जो है वो कराची में शिया तंजीमों की जानिब से तकरीबन 8 मकामात पर जो है वो धरने दिए जा रहे हैं, जिसमें नेशनल हाईवे पर जो है शाह फैसल कॉलोनी है, स्टार गेट पर है, इसी तरह नीपा गुलिस्तान जौहर में नीपा चौरंगी, कामरान चौरंगी और इसी तरह नुमाइश पर जो है धरना दिया जा रहा है। और मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पर धरने दिए जा रहे हैं वहाँ पर जो है चारों तरफ से जो है रोड बंद किए गए इंतजामिया की जानिब से और मुतबादिल रास्ते ट्रैफिक के लिए दिए गए। इसी तरह जो मेन नुमाइश है यहाँ पर भी जो है मेन नुमाइश को तमाम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और जो मुतबादिल रूट है वो सोल्जर बाजार और प्रीडी स्ट्रीट को की तरफ से जो है वो ट्रैफिक जा रही है। इसी तरह जो कैपरी सिनेमा है वहाँ से नुमाइश की तरफ जो है ट्रैफिक बंद है। इसी तरह जो पुरानी नुमाइश है यहाँ से बंद है। इसी तरह शराय कायदीन की तरफ से जो है वो रास्ते बंद किए गए। मुजाहिरीन मौजूद है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो वाक़यात हुए हैं उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। राशिद खान हमें अपडेट कर रहे थे कराची से, अब्दुल्ला ज़ारी कोयटा से रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और आज चौथा दिन है और कोयटा में दर्जा हरारत -3 तक गिर चुका है, लेकिन जो मुजाहिरीन है, अहले खाना है, वो वहाँ पर बैठे हैं कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं आते तो वो धरना ख़त्म करने वाले नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासत के मैदान की। पीडीएम के काफिले का आज बनू में पड़ाव होगा। बनू में पहले एहतजाजी रैली निकाली जाएगी और उसके बाद जलसा होगा। आज के जलसे की सबसे अहम बात यह है कि पीडीएम में शामिल 2 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। मरियम नवाज़ भी बनू नहीं जाएंगी और बिलावल भुट्टो भी वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। बिल्कुल। और अब पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान वही रैली की क़यादत करेंगे और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनसे हमारे नुमाइंदे ने गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था इस रैली के हवाले से, तहरीक के हवाले से, आइए आपको दिखा दें। जी शुक्रिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से आज बनों में सियासी पावर शो का मुजाहरा किया जा रहा है। अपोजिशन इस पर ग्राउंड पर है, ताहम हुकूमत की जानिब से भी इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद है, उनके साथ बात करते हैं। मौलाना साहब, अपोजिशन भी इस वक्त ग्राउंड पर है, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो नेब की जानिब से रेफरेंस और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी खदशा है कि आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अगर मौलाना से गिरफ्तार होते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम का क्या प्लान है? मेरे ख्याल में उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस अगर तक पहुंच सकें और नहीं हम इससे मुतासर हुए। मैं क़ैदबंद को सियासत का एक लाज़मी जुज़ समझता हूँ और मैंने जब अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ किया तो जेलों से किया है, C क्लास से किया है। और अगर ज़ियाउल हक़ के ज़माने का कोई पूरा दौरानिया देखा जाए तो 3.5 साल में मुसलसल जेलों में रहा हूँ जी। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। ना हम नेब को तस्लीम करते हैं, ना नेब को एहतसाब का इदारा तस्लीम करते हैं, और ये एक इंतकामी इदारा जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है जी। तो इसलिए इसकी कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है। जिसको भी गिरफ़्तार करते हैं वो एक सियासी कैदी हुआ करता है, वो सियासी गिरफ़्तार होता है, हुकूमत की मुखालफत तहरीक की पादाश में गिरफ़्तार होता है, चाहे आप उसको कोई उन्वान दें, चाहे कोई नाम उसको दें। अगर गिरफ्तार हो जाए तो JUI के लिए क्या प्लान है, कारकुनान और सूबाई मरकजी कायदीन के लिए? JUI ऑलरेडी मैदान में है और पूरे PDM मैदान में है। गिरफ्तारी की सूरत में भी हम मैदान में होंगे और भरपूर तौर पर मुज़ाहिमती क़ुव्वत में इसमें इजाफ़ा होगा। मेरे ख्याल में हमारी तरफ से बहुत सख्त जवाब आएगा और शायद उनके बर्दाश्त में ना हो कि उनकी इस किस्म की हरकतों का जो जवाब आएगा वो फिर कितना सख्त होगा और मुल्क में क्या सूरत हाल बनेगी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी माकूलियत, इसमें कोई माकूलियत होगी कि वो मुल्क के अमन अमान को दाव पे लगाएंगे। बगावत की मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के घर वालों को गिरफ्तार किया है। इस सवाल बागी वो है जो नाजायज़ हुकूमत करता है, जो नाजायज़ हुक्मरान है उसके ख़िलाफ़ बगावत करना वाजिब है। लिहाजा मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत नहीं है, ममलकत से हमारी वफ़ादारी है और पाकिस्तान से वफ़ादारी का तकाज़ा यह है कि इमरान हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की जाए। जी बिल्कुल, मौलाना साहब का यही कहना है कि हम जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त ग्राउंड पर है, न गिरफ्तारी से डरते हैं। पहले भी हम सियासी मुकदमात के लिए तैयार थे और अभी भी है। जी
सैफ शेरानी ने बात किया मौलाना फजल रहमान से, और मुझे बड़ा बुरा फील होता है मौलाना साहब के लिए, क्योंकि भावलपुर में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब मौजूद नहीं थे, और अब बन्नू में ना मरियम मौजूद है और ना ही बिलावल मौजूद है, और लगता है कि अब मौलाना अकेले ही चले हैं ये अलम उठाकर, और इन्होंने ही पीडीएम की तहरीक को जो है ना पहुँचाने आगे। ट्रैवल तो मौलाना सही कर रहे हैं, कभी लाहौर कभी कराची और सफ़र कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उर्दू वाला भी और इंग्लिश वाला भी, दोनों सफ़र कर रहे हैं मुझे लगता है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर अहम टॉपिक्स जो हैं वो अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और अब अपने शो का हिस्सा बनाते हैं कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड को, जो मुनफरिद भी है और काफ़ी दिलचस्पी है, खुसूसन पाकिस्तान जहां क्रिकेट के शायकीन जज्बाती हद तक इस खेल से लगाव रखते हैं, तो फास्ट बॉलर्स का रनअप जो है वो हमेशा ज़ेर बहस रहता है। बिल्कुल, शुएब अख्तर का रनअप बड़ा फेमस था कि वो बाउंड्री लाइन के करीब से दौड़ते हुए आते हैं, जबकि वसीम अकरम का मुख्तसर सा रनअप था और वो उसके बाद गेंद को स्विंग करते थे, सीम करते थे। आप ये सारे रनअप भूल जाएंगे क्योंकि समीर खान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कि तवील तरीन रनअप का है। ये 12-14 कदम का रनअप नहीं है बल्कि 4 किलोमीटर का रनअप है। 4, मुझे लगता है कि जब तक पहुंचते होंगे ना करीब विकेट के, तब तक जो है ना इनकी सांस फूल जाती होगी। बहरहाल किस तरह से इन्होंने आगाज़ किया और ये आइडिया किस तरह से आया समीर खान को, हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, उन्हीं से जान लेते हैं। समीर, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले ये बताइएगा आइडिया किस तरह से आया कि 4 किलोमीटर का रनअप जो है वो किया जाए, और ये कितनी देर में वैसे मुकम्मल होता है रनअप आपका? जी, वो मेरे पी सर हैं सर ताहिर, उन्होंने हमें लास्ट ईयर से प्रैक्टिस कराई थी कि वो भागने की। फिर उन्होंने मुझे बाद में कहा कि ऐसे तुम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो, तो फिर हम लोगों ने उसको ब्रेक करा। अच्छा, आपसे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था और वो उसने कितने किलोमीटर का रनअप किया था मुकम्मल? एक इंग्लैंड का एक बच्चा था, उसका भी 3 किलोमीटर कुछ था, उसने भी करा था, फिर मैंने उसका ब्रेक करा था। तो अब इसके बाद आपकी किस रिकॉर्ड पर नजर है? कोई आप मैराथन रेस में हिस्सा लेने जा रहे हैं? क्योंकि आपका जो 4 किलोमीटर भागना आसान तो नहीं है। जी, रेस में है। अच्छा, 4 किलोमीटर जब आप भागे उसके बाद आप क्या विकेट तक पहुंच गए थे? और आपने जब बॉल करवाई तो क्या आपकी बॉल पहुंच गई थी बैट्समैन तक, या आपकी सांस फूल चुकी थी और बॉल करना आपके लिए मुश्किल हो रहा था उसके बाद? जी, वो बॉलिंग सही हो गई थी, वो बैट्समैन ने ब्लॉक करी थी बॉल। अच्छा समीर, ये बताएं कि 4 किलोमीटर दौड़ने में वक्त लगता है काफ़ी, 20 से 25 मिनट लगते हैं, तो आपको कितना वक्त लगता है दौड़ने में 4 किलोमीटर? मुझे 22 के करीब, 22 मिनट्स के करीब लगते हैं। अच्छा, 22 मिनट्स। अच्छा, आपने कितनी देर प्रैक्टिस की? और वैसे आपकी डेली रूटीन है कि आप इतना ही भागते हैं रोजाना, आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं, इतनी दौड़ लगाते हैं, या सिर्फ रिकॉर्ड के लिए आपने किया एक दिन ये? जी, वो स्कूल में भी प्रैक्टिस करते थे, घर आके तो घर पार्क में भी करता था, कभी कभी घर में भी कर लेता था प्रैक्टिस। सही। अच्छा, ये बताएं समीर कि ये आपने जो बनाया है रिकॉर्ड, आपको क्रिकेट से लगाव है या फिर सिर्फ आपने रिकॉर्ड के लिए जो है ये सारी प्रैक्टिस की और कहा कि मैं क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूं तो क्यों ना बॉलिंग करवाई जाए 4 किलोमीटर की? जी, मुझे क्रिकेट आता भी है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है आपका? मुझे आमिर खान। ठीक है, आमिर खान नहीं, मोहम्मद आमिर फेवरेट है। मोहम्मद आमिर। तो समीर खान, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए, और आप मेहनत करते रहो और इसी तरीके से और रिकॉर्ड बनाते रहो। और आयशा, जब तक मेरे ख्याल से ये 4 किलोमीटर का रनअप लेकर पहुंचते होंगे तो बैट्समैन वैसे ही जो है वो वहाँ पर सो जाता होगा मेरे ख्याल से। लेकिन उमर 22 मिनट में वो 4 किलोमीटर जो है वो दौड़ लेते हैं। वैसे आप कितना दौड़ लेते हैं? मैं तो बस यहाँ से दरवाजे तक ही दौड़ लूँ। दरवाजे तक ही दौड़ सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि लोकल नेटफ्लिक्स जो है वो पाकिस्तान ने तैयार कर लिया है, और वो कब से अवेलेबल होगा, क्या क्या कुछ उस पर अवेलेबल होगा, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ऐसा अगर हम मौजूदा दौर की बात करें तो आजकल हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन मौजूद है, अभी मेरे हाथ में नहीं है। और गुज़श्ता
कुछ अरसे में कोरोना से लॉकडाउन और समाजी फासलों के बायस स्मार्टफोन पर बताए जाने वाले वक्त की जो औसत है उसमें भी हमने देखा कि खासा इजाफा हो गया। और सिर्फ यही नहीं, टीवी हो, अखबार हो, किताब हो, सिनेमा, हर चीज़ को स्मार्टफोन ने तकरीबन हम कह सकते हैं कि नॉकआउट कर दिया है। डिजिटल स्ट्रीमिंग की दौर जारी है जिसमें पाकिस्तान के मिस्टर मूफी जो हैं वो अब अपना हिस्सा डालने को तैयार हैं। नुमाइंदा GNN कराची सोनिया खानज़ादा ने इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और इस पर कुछ मज़ीद बात करेंगे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म घर घर की जरूरत बन गए, लेकिन इन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर मवाद या तो मगरिब का है या फिर हमसाया मुल्क का, जिसे पाकिस्तान की माशरती इक़्तिदार और सकाफत के लिए खतरा समझा जाता है। साल 2020 में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 318 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के इश्तिहारात चले। पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम 50 अरब से जायद बनती है और ये सारा पैसा मुल्क से बाहर गया। इस रेवेन्यू में से अपना शेयर हासिल करने के लिए मिस्टर मूफी के नाम से पाकिस्तान का अपना डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। मिस्टर मूफी इस साल अप्रैल से आवाम को बगैर किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के मयसर होगा। इस प्लेटफॉर्म पर चलने वाले ड्रामों के फनकारों को व्यूज के हिसाब से 10 साल तक रॉयल्टी भी मिलेगी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपनी आसान दस्तयाबी और निस्बतन सस्ता होने के बायस नेटफ्लिक्स मकबूल तरीन रहा। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मिस्टर मूफी मुकामी तलब को पूरा करे तो ज़र मुबादला बचाने का जरिया भी बन सकता है। कैमरामैन फैसल फजल के साथ सोनिया खानज़ादा, GNN कराची। तो जनाब तैयारी पकड़ लें क्योंकि नेटफ्लिक्स की तरह का लोकल नेटफ्लिक्स हम कह सकते हैं, मिस्टर मूफी जो है वो पाकिस्तान में आने के लिए तैयार है और ये ब्रेक थ्रू होगा उमर हमारे शोबिस के लिए, क्योंकि अभी तक टीवी या हम देख सकते हैं कि जो सिनेमाज है वहाँ पर फिल्म्स लगती हैं, लेकिन जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मौजूद होगा तो मज़ीद लोगों को काम मिलेगा, मज़ीद अच्छा कंटेंट जो है वो पाकिस्तानियों को देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान में डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बानी दातू शेख जमाल साहब इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे इस नई ऐप के बारे में कुछ ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि नए साल में पाकिस्तानियों के लिए अपना डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब मुतारिफ करवाया जा रहा है, ये क्या है प्लेटफॉर्म और इसमें क्या कुछ नया होगा आवाम के लिए? देखिए, ये मलेशियन बेस्ड कंपनी हमारी अपनी कंपनी है और मिस्टर मूफी ये आपका अपना प्लेटफॉर्म हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में पहला अपने नौयत का प्लेटफॉर्म है। जैसे इसको आप बाहर के जो प्रोग्राम OTT प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं जिसमें आप सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी देते हैं, हैवी सब्सक्रिप्शन फ़ीस देते हैं, उसमें बहुत सारे इश्तिहारात भी आप देखते होंगे। हर फेसबुक वगैरह पे आपको नज़र आते होंगे उनके बार बार इश्तिहार डाउनलोड कीजिए और उन पे फ़ीस दीजिए। हमारे में ये है कि आपको वो फ़ीस वगैरह नहीं दी जाएगी, सब्सक्रिप्शन फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। ये नहीं कि आज चला रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं तो 6 से महीने बाद या साल बाद आप कहेंगे कि हम बढ़ा देंगे, पैसे लगा देंगे, नहीं। आपको लाइफ टाइम पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के प्रोग्राम्स फ्री देख सकती हैं 24/7, किस वक्त जब मर्ज़ी हो आप देखें। और इसमें हर किस्म के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। इसमें ड्रामे हैं, इसमें टॉक शोज़ हैं, इसमें हेल्थ रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड, चिल्ड्रंस के लिए है, बच्चों के लिए है। हमारे आने वाली नस्लों को भी पता होना चाहिए कि हमारी आज की जनरेशन क्या थी। इंडस्ट्री 4.0 के बेस पे ये प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट किया है। इंडस्ट्री 4.0 इट्स अ बिग रेवोल्यूशन जो अभी पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों के इस्तेमाल में नहीं आया है, जिसमें ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, ऑल दीज थिंग्स इज़ इंक्लूडिंग। अच्छा शेख साहब, आपने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामे वगैरह हम देख सकेंगे यहाँ पर, तो इस प्लेटफॉर्म के हवाले से बताइए कि इस पर कंटेंट क्या होगा और क्या सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट ही इस पर रखा जाएगा या दीगर ममालिक का कंटेंट भी इसमें शामिल किया जाएगा, और इसको लॉन्च कब तक करने का इरादा है? इस वक्त अंडर प्रोडक्शंस हैं। इसमें हमारे पास कुकिंग शोज़ भी हैं, टॉक शोज़ भी हैं, हेल्थ शोज़ भी हैं, स्पोर्ट्स शोज़ भी हैं, इंडोर गेम्स भी हैं, ड्रामे भी हैं और टेली मूवीज़ भी हैं, फुल फीचर मूवीज़ भी हैं और सब अंडर प्रोडक्शंस हैं। और इसको जैसी हमारी प्रोडक्शंस कंप्लीट होती है इंशाल्लाह हम आपके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर और स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड क्वार्टर हम इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा ये बताएं कि आपका ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये पाकिस्तान की मकामी फ़िल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री को दोबारा से बहाल कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस कदर मददगार साबित होगा? OTT प्लेटफॉर्म की लिमिट कोई नहीं है।
आप जितने प्रोग्राम्स बनाएं सारे के सारे इसमें डाल सकते हैं, तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। एक्टर्स नए आ सकते हैं, इसमें डिपार्टमेंट्स ऑल हैं, म्यूज़िक डिपार्टमेंट अलग है, उनको जॉब्स मिलेंगी, साउंड स्कोरिंग होती है उनको जॉब मिलेगी, सेट बिल्टअप होता है उनको जॉब मिलेगी, फैशन डिज़ाइनर्स हैं उनको जॉब मिलेगी, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनको नए मौके मिलेंगे। नए प्रोग्राम जितने ज़्यादा पढ़ूँगी उतने ज़्यादा जॉब मौके मिलेंगे, जॉब्स के उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। उसके अलावा हमारे वेटरन एक्टर्स हैं उनको भी जॉब्स मिलेंगी। हम चाह रहे हैं कि उनको भी वापस लाया जाए। कुछ अभी भी मौजूद हैं हमारे दरमियान, सिर्फ वो हमसे छुपे हुए हैं, नाराज़ हैं क्योंकि उनको वो पजीराई नहीं मिली जो उनकी जवानी में मिलती रही, तो उनको भी हमने वेलकम करना है। और साथ साथ जो आज के नए लोग हैं वो तो हमारे साथ ही हैं और बड़े नाम हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे प्रोडक्शंस में। अभी नाम लेना बेहतर नहीं है, हम नाम नहीं बताना चाह रहे, बट उनमें ऐसे एक्टर्स हैं जो आपके दिल पसंदीदा लोग हैं, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं। इनको हमारे साथ काम करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इनको एक लाइफ टाइम 10 साल तक रॉयल्टीज़ मिलेंगी। हर बार कोई प्रोग्राम देखेगा इनका, उनको उस हिसाब से उनको हर व्यू पे एक रॉयल्टी मिलेगी 10 साल तक। इन मिडल उनमें से कोई अगर खुदा ना खास्ता हमारे दरमियान नहीं रहता तो उनके नेक्स्ट ऑफ कीन को मिलते रहेंगी बाकी में आता। तो हमारे यहाँ ये ज़्यादा अच्छा है कि आपको एक रॉयल्टी मिल रही है जिससे आपका एक किचन मजबूत हो रहा है। जब किचन मजबूत होता है तो आप क्रिएटिविटी आपकी अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया दातू शेख जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लग रहा है उमैर, ये जो बता रहे हैं कि नए लोगों को भी इसमें मौक़े मिल सकते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पहले से एक्टर्स मौजूद हैं और ये भी कहा जाता है कि जिनकी थोड़ी एज ज़्यादा हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स उस तरह के बनते ही नहीं हैं, तो उनके लिए भी इसमें काम अक्सर ही हमने देखा कि वो खफा रहते हैं इंडस्ट्री से और वो नाराज़ होते हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, हमें काम अब नहीं दिया जा रहा और हम अब साइडलाइन कर दिए गए। तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म। बहरहाल आज के शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल कुछ मज़ीद टॉपिक्स के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।